स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। किसानों के मुद्दे पर विपक्ष संसद में सरकार को घेरने की भरपूर कोशिश कर रहा है। बजट के बाद राज्यसभा में विपक्षी दलों ने कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए जमकर नारेबाजी की। हंगामे के चलते 2 बार कार्यवाही स्थगित की गई है। इससे पहले कई विपक्षी दलों ने किसानों के मुद्दे पर चर्चा की और मांग के लिए नोटिस भी दिया है, लेकिन राज्यसभा चेयरमैन ने चर्चा के लिए इनकार कर दिया। चर्चा से इनकार पर विपक्षी दल सदन से वॉकआउट कर गए और शून्यकाल शुरू हुआ है, जिसके बाद विपक्षी सांसद सदन में वापस आए और किसानों के समर्थन में आवाज उठाते हुए कृषि कानून वापस लेने की नारेबाजी की। राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने कहा है कि कृषि कानूनों में पहले ही चर्चा हो चुकी है, इसलिए अब उसकी जरूरत नहीं है। नायडू ने कहा कि अगर आप चाहें तो आपके सामने चर्चा का रिकॉर्ड रखा जा सकता है। किसान आंदोलन पर आज नहीं कल चर्चा होगी, चूंकि परंपरा के हिसाब से पहले चर्चा लोकसभा में शुरू होगी। 26 जनवरी को हुई किसान रैली के दौरान हिंसा और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामलों की न्यायिक जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 3 फरवरी को सुनवाई भी करेगा। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान एकता मोर्चा ने ऐलान कर दिया कि 6 फरवरी को देश भर में 3 घंटे के लिए चक्का जाम किया जाएगा। किसान एकता मोर्चा ने बताया कि 41 किसान यूनियनों ने 6 फरवरी को देश भर में दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम करने का फैसला किया है। पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था काफी मजबूत कर दी है। दिल्ली पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर और टीटी बॉर्डर पर भारी बैरिकेड्स लगा दिए हैं। कंटीले तारों से भी रास्ता रोकने की कोशिश की गई। कई लेयर के बैरिकेड्स और सीमेंट वॉल्स लगाए गए हैं, तो गाजीपुर बॉर्डर पर सड़कों पर बड़ी बड़ी कीलें लगाई गई। पुलिस ने जेसीबी से पूरी सड़क की खुदाई करवाई, फिर बड़ी बड़ी कीलें लगाई और उसके बीच में सरी को काटकर नुकीला बनाकर लगाया गया है। इसके बाद सीमेंट डालकर उसे जमा भी दिया गया ताकि कोई आसानी से इसे हटा ना सके। दिल्ली की सीमा पर किसानों को रोकने के लिए बनाई जा रही बैरिकेडिंग को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट किया है कि सरकार को पुल बनाने चाहिए, दीवारें नहीं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने पुलिस की बैरिकेडिंग को लेकर ट्वीट किया है और मोदी सरकार को भी घेरा है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री जी अपने किसानों से ही युद्ध। किसानों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी बोलने की आजादी पर अंकुश लगाया जा रहा है। कई ट्विटर अकाउंट को बैन कर दिया गया है, जिसे कई घंटों के बाद ट्विटर इंडिया ने बहाल कर दिया। सरकार ने प्रदर्शन स्थलों पर इंटरनेट बंद करके सभी संचार माध्यमों को काट दिया है। किसानों की मांग है कि सरकार ने प्रदर्शन स्थलों पर बिजली और पानी की आपूर्ति में जो कटौती की है उसे बहाल किया जाना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया मोदी सरकार के आत्मनिर्भर भारत का बजट। स्वास्थ्य के बजट में 137% बढ़ोतरी। पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का ऐलान। कोरोना वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2021 और 22 के लिए बजट में हेल्थ सेक्टर को लेकर बड़ा ऐलान किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत योजना का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य क्षेत्र के बजट को 137% तक बढ़ाया गया है और इस साल स्वास्थ्य का बजट 94,000 करोड़ से बढ़ाकर 2,23,846 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार हो गई है। कुल 1,10,000 करोड़ रुपए का बजट रेलवे को दिया गया है। भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो सिटी बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए 18,000 करोड़ रुपए की लागत लगाई जाएगी। कोची, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि देश में करीब 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे। लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान भी किया गया। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट भाषण में बताया गया है कि देश में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे ताकि इस क्षेत्र में भारत एक्सपोर्ट करने वाला देश बने। ये पार्क 3 साल में तैयार किए जाएंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2021 और 22 में पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए स्क्रैप पॉलिसी की घोषणा की। इस पॉलिसी के तहत 20 साल पुराने निजी वाहनों और 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों को ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर पर जांच के लिए जाना होगा। सड़क परिवहन मंत्रालय का अनुमान है कि स्क्रैप पॉलिसी से रिसाइकल कच्चा माल उपलब्ध होगा। इससे वाहनों की लागत में 30% तक की कमी आने की संभावना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान किया है। 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को अब टैक्स में राहत दी गई है। अब 75 साल से अधिक उम्र वालों को ITR नहीं भरना होगा। टैक्स भरने वाले करदाताओं को इस बार भी बजट में कुछ खास नहीं मिला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। बजट को लेकर इनेलो नेता अभय चौटाला ने कहा कि बजट में किसान के खेत में डालने वाली खाद में जो सब्सिडी थी उसको खत्म कर दिया गया है। पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। मध्यम वर्ग के लोगों पर बोझ पड़ा है। अभय ने कहा है कि ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों की सरकार है। देश में 5 से 10 घराने ऐसे हैं जिनके कहने पर यह सरकार काम करती है। इस्तीफे को लेकर अभय चौटाला ने कहा कि अगर किसानों के हक में फैसला नहीं किया गया तो दोबारा विधायक बनना तो दूर, पंच भी नहीं बन पाएंगे। जिन्होंने किसानों का बोझ लिया है, आने वाले समय में किसान उन लोगों को सबक सिखाएंगे। इंटरनेट बंद करने पर अभय ने कहा कि 27 जनवरी को जो कुछ गाजीपुर बॉर्डर पर हुआ उससे सरकार डरी हुई है। रातों रात किसान नौजवान बॉर्डर पर ना पहुंचे, इसलिए नेट बंद कर दिया गया है। सरकार को जल्द नेट को शुरू करना चाहिए। अभय चौटाला ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान आंदोलन को खत्म करवाने की दिशा में काम करे। तीनों कृषि कानूनों को खत्म किया जाए। बजट में ऐलानों और मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच में घरेलू शेयर बाजार की शुरुआत दमदार हुई है। निफ्टी 14,500 के पार खुलने में सफल रहा है। निफ्टी बैंक भी 34,000 के स्तर को पार करने में कामयाब रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर निफ्टी भी 220 अंक यानी कि 1.55% चढ़कर कारोबार कर रहा है। शुरुआती कारोबार में 1027 शेयरों में तेजी देखने को मिली है। निफ्टी बैंक भी 34,000 के स्तर को पार करने में कामयाब रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को लेकर कहा है कि बजट ने भारत के आत्मविश्वास को उजागर करने वाला बजट है। बजट देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव लाएगा, साथ ही युवाओं को कई मौके देने का भी काम करेगा। पीएम मोदी ने कहा है कि ऐसे बजट कम ही देखने को मिलते हैं जिसकी शुरुआत में अच्छे रिस्पॉन्स आए। पीएम मोदी बोले कि चुनौतियों के बावजूद हमारी सरकार ने बजट को ट्रांसपेरेंट बनाने पर जोर दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत कोरोना काल में काफी प्रोएक्टिव रहा है। उन्होंने कहा है कि बजट के दिल में एक गांव और किसान रहा है। इस बजट से कृषि क्षेत्र मजबूत होगा। बजट सत्र के बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने रेल मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। इसके पहले सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी सीएम मिले। मनोहर लाल ने बजट को लेकर कहा कि कोरोना के दौरान आर्थिक कठिनाई थी, फिर भी संतुलित और लोकहित का यह बजट है। उन्होंने कहा कि आवश्यक चीजों का बजट में ख्याल रखा गया है। सीएम ने कहा कि कृषि के लिए 75,000 करोड़ का प्रावधान है। कपास के किसानों के 25,500 करोड़ का प्रावधान है। पशुपालन और डेयरी के लिए बजट में बात है। सीएम ने कहा कि बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया है। बजट संतुलित है। मेड इन इंडिया का ध्यान रखा गया है। कई सारी वस्तुओं को इस बजट में सस्ता किया गया है। बजट को लेकर कांग्रेस ने कहा कि चुनावी राज्यों के लिए बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं, पर लोग बेवकूफ नहीं है। उनको पता है कि ये सिर्फ ऐलान है, इसको लागू करने में सालों लग जाएंगे। कांग्रेस के मुताबिक इस बजट से निराशा ही हाथ लगी। पिछले बजट की तरह इसकी भी पोल जल्द खुलेगी। टैक्स रिलीज की बात करें तो इसमें मिडिल क्लास को कोई फायदा नहीं मिलेगा। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि धोखे वाला बजट है। इस बजट ने गरीब को धोखा दिया, नौकरी पेशा लोगों को धोखा दिया है, सांसदों को भी धोखा दिया है जो वित्त मंत्री के बजट भाषण को सुन रहे थे। सुरजेवाला ने कहा है कि डिफेंस बजट में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बढ़ाई गई है। चीन से तनाव चल रहा है, लेकिन बजट में रक्षा को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा है कि खेती बजट 6% काटा गया है। ये सबसे बड़ा धोखा है। भूखे हाथी को एक मुट्ठी घास दे दी जाए तो क्या होगा। ये बजट हर पायदान पर औंधे मुंह गिरा है।
सुरजेवाला ने कहा है कि पैरा 141 में वित्तीय घाटा और राजकोषीय घाटा का जिक्र आया है, वहीं उसको छुपाने की कोशिश हो रही है, लेकिन ब्लूमबर्ग ने इससे पहले ही नंबर रिलीज कर दिया है। ये कैसे हुआ? केंद्र सरकार के बजट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसे है ये बजट नीरस करने वाला और उम्मीदों से परे है, जिससे आम जन को राहत नहीं मिली। हुड्डा ने बजट को लेकर कहा कि कोविड के बाद केंद्र सरकार से बजट में आमजन को राहत देने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सरकार को मनरेगा जैसी कल्याणकारी योजना और इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट बढ़ाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सरकार ने पेट्रोल डीजल में सेस लगाकर किसानों की कमर को तोड़ दिया है, इसलिए बजट किसान विरोधी है। उन्होंने कहा कि सरकार निजीकरण की तरफ ध्यान दे रही है। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस नेता अशोक अरोड़ा ने बजट को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बजट निराशाजनक और पूंजीपतियों के लिए है। बीजेपी सरकार के बजट से आम आदमी निराश है। अंबाला में पूर्व सैनिकों ने बजट को लेकर निराशा जाहिर की। जनता को कोई खास राहत न मिलने के चलते पूर्व सैनिकों ने बजट को फेल बताया। पूर्व सैनिकों की माने तो सरकार ने कान एक तरफ से पकड़ने की वजह दूसरी तरफ से पकड़ा। पृथला में बजट को लेकर किसानों को मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई, तो वहीं पर पृथला विधायक नयन पाल रावत ने बजट को ऐतिहासिक कहा। उन्होंने इसे आमजन से जुड़ा हुआ बताया। लोगों की माने तो मोदी सरकार बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है और बजट किसानों और मजदूरों के हित में है। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि टैक्स में कोई तब्दीली नहीं की गई, जबकि टैक्स में राहत देनी चाहिए थी। सिरसा में भी बजट को लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि बजट से उम्मीदें बहुत थी, लेकिन पूरी नहीं हुई। इनेलो के प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए साथ जाने वाले किसानों का आभार जाहिर किया। उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेती, किसानों की लड़ाई जारी रहेगी। इनेलो नेता हजारों किसानों के साथ 2 फरवरी को जींद से चलकर गोहाना, गन्नौर, कुतवे, सिंघू बॉर्डर पर पहुंचेंगे। इसके लिए इनेलो ने किसानों से बड़ी संख्या में मार्च में शामिल होने की अपील। अभय चौटाला ने किसान आंदोलन को ताकत देने के लिए प्रदेश के सभी किसानों से ज्यादा संख्या में सिंघू बॉर्डर पहुंचने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसान जो भी जिम्मेदारी देंगे उसे निभाएंगे। हरियाणा सरकार ने 7 जिलों कैथल, पानीपत, जींद, रोहतक, चरखीदार, सोनीपत और झज्जर में इंटरनेट पर रोक 24 घंटे के लिए बढ़ा दी। शाम 5 बजे तक के लिए इन जिलों में वॉइस कॉल चलेगी। पानीपत में इंटरनेट बंद होने के चलते कारोबारी परेशान है। उद्योगपति विवेक बंसल का यह भी कहना है कि इंटरनेट बंद होने की वजह से करीब 1200 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। उन्होंने कहा कि इसका पूरे देश पर असर पड़ रहा है। यमुनानगर के टोल प्लाजा पर किसानों का धरना जारी है। पूर्व आईजी रणवीर शर्मा समेत कई रिटायर्ड अधिकारियों ने टोल प्लाजा पहुंचकर किसानों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि किसान की नहीं, हर समाज की लड़ाई है। किसान आंदोलन के चलते दिल्ली मेट्रो ने टिकरी बॉर्डर समेत 4 स्टेशन बंद कर दिए हैं। मेट्रो के इन 4 स्टेशनों को बंद करने की वजह को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई, लेकिन स्टेशन बंद होने से आम लोगों को परेशानी हुई। टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने सड़क पर लोहे के कांटे बिछवा दिए हैं। ये सब कुछ किसान आंदोलन को लेकर किया गया है। वहीं इसको लेकर किसानों का कहना है कि सरकार बातचीत के वैकल्पिक रास्ते तलाशने की जगह आंदोलन के रास्ते बंद कर रही है। टिकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शामिल हुए एक युवा किसान की मौत हो गई। किसान आशु कुमार संगरूर जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। हार्ट अटैक बताया जा रहा है किसान की मौत की वजह। धरौंडा के बस्तादा टोल प्लाजा पर पहुंचे पंजाबी गायक बिट्टू खानेवाल ने आंदोलनरत किसानों का जोश बढ़ाया। पंजाबी गायक ने अपनी प्रस्तुति से किसानों की कुर्बानियों को सलाम किया। पलवल जिले के किसानों ने फिर से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठने के लिए हुंकार भरी है। जिले के अलग अलग गांवों में किसान धरने पर बैठने के लिए रवाना हुए। बावन पालों के अध्यक्ष अरुण जेलदार के नेतृत्व में किसान धरने पर बैठ गए हैं। जहां पहले 58 दिन अटोहा मोड़ पर बैठे थे, उसी जगह किसानों ने फिर से आंदोलन को शुरू किया।
पलवल पुलिस की तरफ से पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हालांकि बावजूद इसके किसान नेताओं का भी आवागमन जारी है। सोनीपत में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने किसान आंदोलन को साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि मोदी की लोकप्रियता कम की जा रही है। दिल्ली और गाजियाबाद की तमाम सीमाओं पर जाम लगा रहा। जाम की वजह से आनंद विहार से दिल्ली लोग नहीं जा सके। ऐसे में अप्सरा बॉर्डर से लोगों को जाना पड़ा है। अप्सरा बॉर्डर पर भी हैवी ट्रैफिक होने से जाम लगा रहा। जींद में 3 फरवरी को कंटेला गांव में किसान नेताओं के आगमन को लेकर कंटेला खाप ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रदेश भर की खाप पंचायतों की सभा में शामिल होने को लेकर तैयारियों पर कंडेला खाप के प्रधान टेकराम कंडेला ने जानकारी दी। खाप नेता टेकराम कंडेला ने बताया कि 3 फरवरी की सभा ने राकेश टिकैत और किसान आंदोलन को मजबूती मिलेगी। सभा के लिए 7 एकड़ का मैदान बनाया गया है और 3 एकड़ में पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। कैथल में मोबाइल इंटरनेट बंद होने से ऑनलाइन कारोबार को झटका लगा है। मोबाइल इंटरनेट बंद होने का जिले में और भी कई तरह की सेवाओं पर बड़ा असर दिखा। पेट्रोल पंपों, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सहित बड़े प्रतिष्ठानों पर पेमेंट ऐप के इस्तेमाल से भुगतान होता है, जिसके चलते लेन देन पर बड़ा असर नजर आया। लोगों को कैश ट्रांजैक्शन करना पड़ा। वहीं करीब 20 से 25 लाख रुपए की मोबाइल बैंकिंग भी प्रभावित रही। कोरोना के चलते बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी इंटरनेट सेवा बंद होने के चलते प्रभावित है। सरकार ने 10 फरवरी को सुबह 11 बजे कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई है। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास निधि समर्पण अभियान हरियाणा की समिति को 5,10,000 रुपए का भी चेक दिया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास निधि समर्पण अभियान हरियाणा की समिति के द्वारा इस दौरान मुख्यमंत्री को श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रारूप का चित्र भी भेंट किया गया। गोहाना में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास निधि समर्पण अभियान का शुभारंभ त्रिकालदर्शी वाल्मीकि आश्रम में हुआ है। समारोह में महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि समरसता के भाव को संजोए ये निधि समर्पण अभियान है। कोरोना संकट के बीच प्रदेश में स्कूलों को खोलने की प्रक्रिया जारी है। इसी कड़ी में 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए भी कक्षाएं शुरू कर दी गई है। रादौर के सरकारी स्कूल में बच्चों द्वारा फिट स्वास्थ्य जांच रिपोर्ट चलाने के बाद ही प्रवेश दिया गया। हरियाणा में 9वीं से 12वीं की कक्षाओं के बाद 6ठी से 8वीं तक के स्कूल भी खोल दिए गए। स्कूल खुलने के पहले दिन स्कूलों में छात्रों की संख्या ना के बराबर ही दिखी। कोरोना काल के बाद कक्षा 6ठी से 8वीं तक के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को खोल दिया गया है। फतेहाबाद में भी सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुले और कक्षा 6ठी से 8वीं तक के बच्चे स्कूल में पहुंचे। जुलाना में पिछले करीब 1 साल से स्कूल बंद होने के चलते छात्रों को अपने घर बैठकर ही पढ़ाई करनी पड़ रही थी। सरकार के आदेश से फिर एक बार स्कूल खुले हैं। 6ठी से 8वीं तक की कक्षाएं लगाने के आदेश थे। प्रदेश भर के 6ठी से 8वीं तक के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को खोल दिया गया है, जिसके बाद स्कूलों में फिर से रौनक लौट आई है। लंबे अंतराल के बाद शिक्षा विभाग ने स्कूल खोलने जाने के आदेश भी जारी किए। हरियाणा का चरखी दादरी जिला कोरोना मुक्त हो गया है। सीएमओ सुदर्शन कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उपलब्धि पाने वाला दूसरा जिला बना है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग की टीम की तारीफ की। स्कूल में बच्चों के मेडिकल सर्टिफिकेट को लेकर भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में 4 टीमों को गठन किया गया, जो कोरोना वॉर रूम में बच्चों के फिटनेस सर्टिफिकेट भी बनाएंगे। यमुनानगर में पूर्व विधायक रेलू राम पुनिया समेत परिवार के 8 लोगों के हत्यारे दमाद संजीव को एसटीएफ ने मेरठ से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने फर्जी दस्तावेज पर बिलासपुर के गांव चगनौली के पते पर 28 दिन की पैरोल ली थी, जिसके बाद से वो फरार था। झज्जर पुलिस ने सनी गैंग के 8 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों पर लूट हत्या की कोशिश समेत कई संगीन मामले दर्ज है। पुलिस ने 8 अवैध हथियार भी बरामद किए। बदमाशों ने कई वारदातें कबूल की।
पत्रकार मनदीप पुनिया को गिरफ्तार करने और बीते दिनों वरिष्ठ पत्रकारों पर देशद्रोह का मामला दर्ज करने के विरोध में फतेहाबाद के पत्रकारों ने प्रधानमंत्री के नाम लघु सचिवालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। रेवाड़ी में दहेज का एक नया मामला सामने आया है। दरअसल सास और पति से परेशान नवविवाहिता ने अपने ससुराल में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। 21 साल की नवविवाहिता दहेज दानवों की बलि चढ़ गई। युवती की सिर्फ 1.5 महीने पहले ही शादी हुई। पीड़ित युवती ने आत्महत्या करने से पहले अपनी आप बीती का एक ऑडियो भी बनाया था। युवती की परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। मामले की जांच जारी है। फरीदाबाद में बल्लभगढ़ की बस स्टैंड चौकी पुलिस ने 307 के मामले में पिछले 6 महीने से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। बल्लभगढ़ की कालंदर कॉलोनी में रहने वाला सलमान पिछले 6 महीने से 307 के मामले में फरार चल रहा था। आरोपी बल्लभगढ़ का सबसे बड़ा गांजा तस्कर भी बताया जाता। पुलिस के मुताबिक पीड़ित पक्ष ने जिस आरोपी सलमान की पहचान बताई थी उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। पड़ताल जारी। पड़ोसी देश म्यांमार में तख्ता पलट हो गया है। म्यांमार की सेना ने वास्तविक नेता ऑंग सान सू की और साथ ही राष्ट्रपति विन को हिरासत में ले लिया है और 1 साल के लिए इमरजेंसी का ऐलान किया गया। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान के बढ़ने से लोगों को कड़ाके की ठंड से कुछ राहत मिली है, लेकिन मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश की संभावना जाहिर की। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में अगले 24 से 48 घंटे में बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में दिल्ली में तापमान बढ़ सकता है। विभाग ने बताया कि नए बन रहे पश्चिमी विक्षोभ की वजह से अगले 3 दिन में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।